हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। और बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बेटा इससे नीट में हर साल एक क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। तो जैसे बेटा इंजीनियरिंग में हम लोग को टूल्स की जरूरत पड़ती है, वैसे हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं टूल्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आओ देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो बेटा जो हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं एंजाइम्स, वेक्टर, डिजायर्ड जीन, होस्ट सेल्स, ठीक है। तो कौन कौन से टूल्स हैं? एंजाइम्स आते हैं, वेक्टर्स आते हैं, डिजायर्ड जीन आता है और होस्ट सेल्स, ठीक है। ये सब हमारे कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और बेटा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम कई प्रकार के एंजाइम होते हैं इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि लाइटिक एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लाइटिक एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइटिक एंजाइम की। किसकी बात करेंगे? लाइटिक एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है ये सेल को तोड़ता है। आपको अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर तो आपको क्या चाहिए? डिजायर्ड जीन चाहिए। जीन कहां से मिलेगा? डीएनए से मिलेगा। और डीएनए कहां होता है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो पहले हमें सेल को तोड़ के उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डीएनए को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एंजाइम हम लोग हेल्प में लेते हैं उसका नाम होता है लाइटिक एंजाइम। क्या नाम होता है? लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम सेल डिग्रेडिंग एंजाइम है। क्या है? सेल डिग्रेडिंग एंजाइम है। ये सेल को तोड़ देता है, ब्रेक करता है। विच आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग डीएनए को आइसोलेट करने में, सेल से बाहर निकालने में यूज करते हैं। तो लाइटिक एंजाइम सेल डिग्रेडिंग एंजाइम है विच आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। लाइटिक एंजाइम जो होता है हमारा, जिसके सहायता से हम लोग किसी भी सेल को तोड़ के उसके अंदर से डीएनए निकाल लेते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइसोसाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करता है बेटा? ये डाइजेस्ट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। ये भी एक लाइटिक एंजाइम है। ढेर सारे लाइटिक एंजाइम है, उसमें एक आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारा डाइजेस्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल को तोड़ना है तो हमें किस एंजाइम का यूज करना पड़ेगा? लाइसोजाइम। नेक्स्ट सेलुलेज। कौन सा है? सेलुलेज। सेलुलेज क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्लांट सेल वॉल को। किसको डाइजेस्ट करता है? प्लांट के सेल वॉल को, ठीक है। पैक्टिनेज भी डाइजेस्ट करता है प्लांट के सेल वॉल को। तो ये हमारा लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। बाकी सेलुलेज और पैक्टिनेज क्या करते हैं? प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। किसको डाइजेस्ट करते हैं? प्लांट सेल वॉल को। देन हमारा काइटिनेज। अगर हमें फंजाई की सेल वॉल को ब्रेक करना है, अगर हम जो यूज कर रहे हैं सेल वो फंजाई है, तो हम फंजाई की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज लेंगे वो होगा हमारा काइटिनेज डाइजेस्ट द फंगल सेल वॉल। ये फंगस के सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। अब बेटा अगर एनिमल की सेल है तो कौन से एंजाइम को यूज करोगे? तो एंजाइम यूज करोगे लाइपेज। हालांकि इन सब सेल में भी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए लाइपेज यूज करेंगे। और अगर एनिमल की सेल है जहां पे भी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना रहेगा हम लोग एंजाइम यूज करेंगे लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? डाइजेस्ट द सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते बेटा हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम है बेटा उसका नाम है क्लीविंग एंजाइम, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियेजेस। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियेजेस। ये क्या करता है? ब्रेक करता है न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए और आरएनए। तो जो क्लीविंग एंजाइम है जिसको हम लोग न्यूक्लियेजेस भी बोलते हैं, ये हमारा ब्रेक करता है, तोड़ता है न्यूक्लिक एसिड को। जब सेल में से हम लोगों ने पूरा डीएनए निकाल लिया तो उसको पूरा थोड़ी ना यूज करना है, उसमें से पर्टिकुलर जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको यूज करना है। तो उसके लिए हमें डीएनए को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटना पड़ेगा और वो काटता है हमारा क्लीविंग एंजाइम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियेजेस। दीज एंजाइम आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग न्यूक्लिक एसिड, ठीक बेटा। न्यूक्लियेजेस आर टू टाइप्स। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है और देख लेते हैं।
एक्सोन्यूक्लियस जो होता है, मान लो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, तो इसमें ये रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए। ये क्या काम करता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स को कहां से रिमूव करता है, एंड्स ऑफ डीएनए, एंड पे से, ठीक है, किनारे से, ठीक, तो ये किनारे पे से न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ता है, ठीक, तो इस प्रकार से ये किनारे से तोड़ देगा। जबकि एंडोन्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, और इसका एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, इस पे कई बार नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, ये डीएनए के अंदर कहीं बीच में से स्पेसिफिक पोजीशन से काटेगा, इसकी कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होती है, पर्टिकुलर वहीं से काटेगा, ठीक है, तो ये बीच में से कहीं से भी काट सकता है, उसकी कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होती है। इस प्रकार से ये डीएनए के बीच में से कट लगा देता है कहीं से, जहां पे इसकी स्पेसिफिक पोजीशन होगी, ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, ये कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन से कट लगाता है। इसका एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोल देते हैं आरई। क्या बोलते हैं बेटा, आरई। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्यों बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर का मतलब होता है कैंची, क्योंकि ये डीएनए के मॉलिक्यूल को कट करता है, ठीक है बेटा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसको कि सुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बोलते हैं बेटा, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ता है, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक। द कट ऑफ डीएनए बाई प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और ये जिस प्रोसेस के द्वारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। दे कट अ स्पेसिफिक साइट विच इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट, और ये कहीं से भी डीएनए को कट नहीं करता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एक पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है इसकी, वहां पे कट करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट। हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये डीएनए के बीच में से कहीं से भी कट नहीं लगाएगा, इसकी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट, ठीक है बेटा। रेस्ट्रिक्शन साइट है 4 to 8 बेस पेयर्स, और रेस्ट्रिक्शन साइट में क्या होते हैं 4 से लेके 8 बेस पेयर हो सकते हैं, ठीक है, विथ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। पैलिंड्रोमिक का मतलब अगर आप इस स्ट्रैंड पे इस साइड से पढ़ो, ठीक है, इस साइड से पढ़ो चाहे इस साइड से पढ़ो, ठीक है, तो दोनों क्या होगा, सेम आएगा, ठीक। जैसे GAATTC, अगर आपको 5 प्राइम एंड से इधर से पढ़ रहे हो इस स्टैंड पे GAATTC, और अगर दूसरे साइड से पढ़े तो GAATTC, तो ये हमारी पैलिंड्रोमिक साइट है, उल्टा सीधा कहीं से भी पढ़ो एक समान आएगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं GGCC, अब इसको दूसरे साइड से पढ़ते हैं GGCC, तो ये हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट है बेटा, ठीक है, इसी को रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ये अलग अलग होती है, ठीक। तो अब डीएनए कैसे कट करता है इसको अब हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप लोग इसको लिखो। चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ आरई कट डीएनए। आरई कैसे डीएनए को कट करता है। आरई का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है बेटा। तो आरई डीएनए को कैसे कट करता है और देखते हैं, ठीक है। आरई हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये एक बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत ढेर सारे एंजाइम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल EcoR1, हे3rd, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो आरई जो हमारा एंजाइम होता है, मान लो हम लोगों ने क्या ले लिया,
ई को आर फर्स्ट ले लिया है, ठीक है। ई को आर फर्स्ट जो हमारा है एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले आएगा डीएनए के ऊपर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। डीएनए के ऊपर बाइंड हो जाएगा। First, each restriction endonuclease function by inspecting the length of a DNA sequence। और ये पूरे DNA सीक्वेंस का इंस्पेक्शन करेगा, इसको पूरा चेक करेगा। पहले आएगा, इस पे बाइंड होगा और इस पे चेक करेगा कि इसकी सीक्वेंस कहां पे है, इसकी जो साइट है कहां पे है, ठीक है। इसकी रिकॉग्निशन साइट, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट कहां पे है, उसको पहले चेक करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, इस पे बाइंड होगा और इस पूरे डीएनए को चेक करेगा कि इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट कहां पे है, ठीक है बेटा। मान लो हम लोगों ने एंजाइम लिया है ई को आर फर्स्ट, ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक साइट होती है, कहीं से भी नहीं कट करेगा, उसकी जहां पे स्पेसिफिक साइट होगी बस वहीं से कट करेगा, ठीक है। Once it find its specific recognition sequence, it will bind the DNA। और जब इसको अपनी recognition sequence मिल जाएगी फिर ये bind होके कट करेगा, ठीक है। Now RE cut the between same two bases on opposite strand। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कैसे कट करेगा। Now RE restriction endonuclease cut between the same two bases। सेम बेसिस के बीच में से जो दोनों अपोजिट स्ट्रैंड हैं, सेम बेस के बीच में से काटेगा दोनों स्ट्रैंड पे। और कट किसको करेगा, सुगर फॉस्फेट बैकबोन को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। किसको कट करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। और फॉर एग्जांपल हम लोग तुमको समझाते हैं डायग्राम की मदद से। हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, सबसे पहले पूरे डीएनए की लेंथ को चेक करेगा, कहां पे इसकी सीक्वेंस है। जहां पे इसकी सीक्वेंस होगी, मान लो यहां पे इसकी हमारा ई को आर फर्स्ट है, उसकी जो सीक्वेंस होती है GAATTC होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है बेटा। अगर इसको इस साइड से पढ़ोगे तो GATTTC, और अगर इसको फिर अपोजिट साइड से पढ़ोगे तो GATTC। दोनों साइड से अगर पढ़ते हो आप तो सेम सीक्वेंस आती है, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हमारा ई को आर फर्स्ट पहले इसको चेक कर लेगा, जहां पे इसकी साइट होगी वहां पे आके बाइंड हो जाएगा। अब यहां पे बाइंड होने के बाद में क्या करेगा, कट बिटवीन सेम टू बेसेस ऑन बोथ स्ट्रैंड। अब ये अगर यहां पे G और A के बीच से काट रहा है, ठीक है, हमारा जो ई को आर फर्स्ट है, अगर ये GA के बीच से यहां पे कट लगा रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड पे भी ये क्या करेगा, G और A के बीच से कट लगाएगा। कहां से कट लगाएगा, G और A के बीच से कट लगाएगा। अब फिर ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इसको एक सीक्वेंस दिखाई देती है GGCC। ये इसकी सीक्वेंस नहीं है, ये खाली अपनी सीक्वेंस को पहचानता है GAATTC। इसको ये छोड़ देगा, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये थर्ड की हमारी सीक्वेंस होती है, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अब ये आगे बढ़ेगा, हमारा जो ई को आर फर्स्ट है ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इसको फिर से सीक्वेंस मिल गई GAATTC। तो जिस तरीके से यहां पे इसने कट लगाया था G और A के बीच में से, फिर से ये अपने वहीं G और A के बीच में से इधर से कट लगाएगा और दूसरे वाले स्ट्रैंड पे भी G और A के बीच से कट लगाएगा। इस तरीके से कट कर देगा और फिर कट करने के बाद में हमें जो टुकड़ा मिलेगा वो इस तरीके से होगा, देख रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। तो पहले क्या करता है, ध्यान देना, पहले आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पूरे लेंथ को चेक करता है, जहां पे देन उसके बाद उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलती है वहां पे बाइंड हो जाता है। और जब कट करता है तो जो पर्टिकुलर उसके बेस पेयर होते हैं वहीं से कट करता है, ठीक है। अगर इसका GA है तो GA से कट करेगा, और GA पे अगर इस स्ट्रैंड पे कट कर रहा है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड पे भी G और A के बीच में कट करेगा अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। देन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, फिर अगर उसकी सीक्वेंस मिल गई तो फिर कट कर देगा। तो इस तरीके से कट कर देता है बेटा, ठीक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा अब बात करते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारा है हिंड सेकंड। कौन है, हिंड सेकंड। इसको डिस्कवर किया था स्मिथ ने। किसने डिस्कवर किया था, स्मिथ साइंटिस्ट ने, ठीक है बेटा। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां पाया जाता है, तो बेटा ये खाली बैक्टीरिया में पाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा जो एंजाइम है ये ओनली बैक्टीरिया में पाया जाता है, किसी भी यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, ओके।
तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाउंड इन बैक्टीरिया ओनली, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, तो अब बात कर लेते बेटा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर क्यों पाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर क्यों पाया जाता है? तो ये बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कैसे है डिफेंस सिस्टम, जरा और समझते हैं। देयर आर टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है वायरस, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरस को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इन बैक्टीरिया क्या बोल रहा है? देयर आर टू एंजाइम, दो एंजाइम होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोकने के लिए इन बैक्टीरिया, जिनका नाम होता है मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज दो ऐसे एंजाइम हैं जो बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं? रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है बेटा। मिथाइलेज क्या करता है? ऐड कर देता है मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, आप लोग को पता है। ठीक है। आरई पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। आरई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा एंजाइम है, ये बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है। क्या है? डिफेंस सिस्टम, उसको बैक्टीरियोफेज वायरस से बचाने के लिए। ओके। आरई नेवर कट इट्स ओन बैक्टीरियल डीएनए। आरई कभी भी अपने बैक्टीरियल डीएनए को, खुद के डीएनए को नहीं काटता है, बिकॉज देयर रेस्ट्रिक्शन साइट मॉडिफाइड बाय मिथाइलेशन। क्योंकि जो मिथाइलेज एंजाइम है इसकी साइट को मॉडिफाई कर देता है मिथाइलेशन के द्वारा। जरा और समझते हैं क्या होता है। मान लो ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। मान लो ये एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। अब ये बैक्टीरियोफेज आएगा, इस पे अटैच होगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर भेज देगा। ठीक है। अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा? इसके बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से अपनी कॉपी बनवाएगा। क्या करवाएगा? अपनी कॉपी बनवाएगा। तो ये जो इसका बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, बैक्टीरिया के मशीनरी को कंट्रोल करके अपनी ढेर सारी कॉपी बनवाएगा। ढेर सारे बैक्टीरियोफेज वायरस बनेंगे बैक्टीरिया के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरिया ने इससे बचने के लिए एक तरीका निकाला। उसने दो एंजाइम अपने अंदर सिंथेसिस कर लिए, एक मिथाइलेज और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है बेटा? समझो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, मान लो इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ई को आर फर्स्ट। कौन सा है? ई को आर फर्स्ट। तो बैक्टीरिया ई को आर फर्स्ट का फॉर्मेशन करेगा, एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये एंजाइम आएगा, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसके डीएनए को कट कर देगा। इसके डीएनए को ई को आर फर्स्ट क्या करेगा? बैकमीड से कट कर देगा, बीच से कट कर देगा। अब जैसे ये इसको कट करेगा तो ये अब अपने कॉपीज का फॉर्मेशन नहीं करवा पाएगा। ई को आर फर्स्ट आके इस वायरस के डीएनए को क्या कर देगा? काट देगा। ई को आर फर्स्ट इस वायरस के डीएनए को जैसे ही कट कर देगा तो अब वायरस का डीएनए कुछ काम कर पाएगा क्या? तो वायरस की, बैक्टीरियोफेज वायरस की नई नई कॉपी बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी। तो इससे बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी और बैक्टीरिया बच जाएगा। अब आप कहोगे कि बेटा ई को आर फर्स्ट जो एंजाइम है ये आके वायरस के डीएनए को काट देता है। सर क्यों काट देता है? क्योंकि उस पे उसकी स्पेसिफिक साइट होती होगी GAATTC। ठीक है। तो क्या सर ये साइट इस बैक्टीरिया के डीएनए पे नहीं है क्या? बिल्कुल होगी बेटा, है ना। तो ये साइट बैक्टीरिया के ऊपर भी हो सकती है, बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर भी ये साइट हो सकती है, GAATTC। ठीक है बेटा। तो बैक्टीरिया ने इसके लिए दूसरा एंजाइम बनाया, मिथाइलेज एंजाइम। क्या बनाया है? मिथाइलेज एंजाइम। जहां पे इसके ऊपर GAATTC सीक्वेंस होगी वहां पे ये क्या कर देगा? मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा। क्या कर देगा? मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा। ठीक है। मान लो यहां पे बैक्टीरिया के अंदर भी ये सीक्वेंस पाई जाती है GAATTC। तो ये क्या करेगा? वहां पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा, मिथाइलेशन कर देगा, जिससे कि ये हमारा जो ई को आर फर्स्ट है ये बैक्टीरिया के डीएनए पे अपनी साइट को पहचान नहीं पाएगा। इससे ये बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं काटेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या कर लिया? इसका मिथाइलेशन कर दिया, उस साइट को मॉडिफाई कर दिया। अब इसके वजह से बैक्टीरिया जो होता है, इसके वजह से ये जो एंजाइम है बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन साइट को नहीं पहचान पाएगा, बैक्टीरिया के डीएनए के रेस्ट्रिक्शन साइट को नहीं पहचान पाएगा और वायरस को क्या कर दिया? वायरस के डीएनए को काट दिया, जिससे वायरस इसके अंदर ग्रोथ नहीं करेगा और बैक्टीरिया इससे बच जाएगा। ठीक है बेटा। तो रेस्ट्रिक्शन
एंजाइम नेवर कट इट्स ऑन बैक्टीरियल डीएनए, कभी भी अपने बैक्टीरियल डीएनए को नहीं काटेगा, बिकॉज देयर रेस्ट्रिक्शन साइट मॉडिफाइड, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट क्या हो जाती है बैक्टीरियल डीएनए की, मॉडिफाई कर देता है, वहां पे मिथाइलेशन कर देता है, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथाइलेज, ओके, बाय मिथाइलेशन, ओके। अब बात करें टिल टुडे, आज तक मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से 900 रेस्ट्रिक्शन, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं। अब 230 स्ट्रेन का मतलब समझो, स्ट्रेन मतलब एक स्पीसीज के अंदर कई सारी स्ट्रेन्स आ सकती हैं, तो ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं, यानी कि एक स्ट्रेन से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजे गए होंगे, तभी तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजे गए हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा कौन है, हिंड सेकेंड, ठीक है। अब बात करें, ये खाली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ये इसके डिफेंस सिस्टम का पार्ट होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करता है, अपने ऊपर वायरस के अटैक को रोकने के लिए दो एंजाइम बनाता है, एक होता है मिथाइलेज और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मिथाइलेज क्या करता है बेटा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है बैक्टीरिया के डीएनए पे, जिससे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके डीएनए को पहचान नहीं पाता है और खाली वायरस के डीएनए को कट कर देता है, ठीक है। इससे वायरस की ग्रोथ नहीं होती और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बच जाता है। और बात करें, टिल टुडे मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बात करें तो आज तक 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं बेटा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग आगे बात करेंगे मोड ऑफ कटिंग की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो कैसे डीएनए को कट लगाता है, किस तरीके से कट लगाता है। तो दो तरीके से डीएनए को कट लगाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक होता है ऑब्लिक कट और दूसरा होता है स्ट्रेट कट। अब आइए एक एक करके देखते हैं दोनों को क्या होता है। ऑब्लिक कट में क्या होता है, इन दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मान लो ये हमारा ई को आर फर्स्ट का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है, GAATTC। तो ये सेंटर से एकदम कट नहीं लगाएगा, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। जैसे देखो ये सेंटर नहीं है, G और A के बीच से कट लगा रहे हैं तो ये सेंटर नहीं है, तो ये हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। जैसे यहां से जिन न्यूक्लियोटाइड के बीच में काट रहे हैं उन्हीं न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहां से भी काटेगा, लेकिन सेंटर से नहीं काटेगा, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। इट प्रोड्यूस स्टिकी एंड। इकोआर फर्स्ट हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये ऑब्लिक कट करता है और प्रोड्यूस होते हैं इससे स्टिकी एंड। कैसे स्टिकी एंड, मान लो ये ऐसे कट गया तो ये ऐसे कट गया, तो यहां पे देख रहे हो ये कैसा कट बना है, ये तो ये हमारा स्टिकी एंड से है ना, जो आसानी से चिपक सके, ऐसे एंड से देख रहे हो आसानी से ये चिपक सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा स्टिकी एंड होता है। देखो ये एक डीएनए ऐसे है, एक ऐसे दिखेगा आपको अगर बना के देखना चाहो, ठीक। तो ये स्टिकी एंड्स हैं इनके, ठीक, जो आसानी से चिपक सकते हैं। और जो दूसरा वाला होता है वो स्ट्रेट कट करता है। कैसे करता है, इन दिस कट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मान लो समा फर्स्ट हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है, समा फर्स्ट, ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस ब्लंट एंड, ये सेंटर से काट देगा बिल्कुल बीचों बीच। आप लोग जानते हो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की स्पेसिफिक सीक्वेंस अलग अलग होती है, तो समा फर्स्ट की ये हमारी सीक्वेंस होती है CCGGG, CCCGGG। तो ये इसके एकदम बीचों बीच से काटेगा, C और G के बीचों बीच से ऐसे काट देगा, जिससे क्या होगा, ब्लंट एंड प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे, ये आसानी से चिपक नहीं सकते। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हमारा क्या है, दो डीएनए को जोड़ना रहता है, तो हम ऐसे
एंजाइम को यूज करेंगे जो स्टिकी इंड प्रोड्यूस करे, जिसके इंड्स आसानी से चिपक सके। ओके बेटा, स्टिकी इंड होते हैं ये, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, EcoR फर्स्ट। इससे हम लोग समझेंगे कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो बच्चों अगर बात करें EcoR फर्स्ट की, तो इसमें कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? 1 2 3 4 और एक रोमन नंबर है यहाँ पे, ठीक है। 4 लेटर है और एक रोमन नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि सब में 4 लेटर हो, ठीक है, 3 लेटर भी हो सकते हैं, 4 लेटर भी हो सकते हैं और एक रोमन नंबर रहता है। तो आओ देखते हैं कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है बेटा। तो जो हमारा फर्स्ट लेटर है, क्या है? फर्स्ट लेटर। जैसे EcoR फर्स्ट की बात करें तो इसका जो फर्स्ट लेटर है E, कैपिटल E, ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है जीनस ऑफ बैक्टीरिया को। किसको? जीनस ऑफ बैक्टीरिया को। ये जो हमारा EcoR फर्स्ट एंजाइम है E. coli से निकाला गया है, ठीक है, E. coli बैक्टीरिया से। तो इसमें जो E लेटर है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जीनस इसका क्या है? E. coli का Escherichia। क्या है? Escherichia। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग सेकेंड और थर्ड लेटर की, किसकी बात करें? सेकेंड और थर्ड लेटर की, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को, Escherichia coli, ठीक है। तो कोलाई का CO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को। कोलाई मतलब CO, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब अगर हम लोग फोर्थ लेटर की बात करें, ये कैपिटल R, तो ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्ट्रेन को। जिस स्ट्रेन से ये बनता है एंजाइम, उस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन है। एक स्पीसीज के अंदर बैक्टीरिया की कई सारी स्ट्रेन होती है। आप लोग सुनते हो स्ट्रेन, ये म्यूटेंट होके नया स्ट्रेन बन गया, ऐसे बहुत सारी स्ट्रेन हो सकती है एक स्पीसीज के अंदर, ठीक है बेटा। तो R जो कैपिटल R है यहाँ पे, ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन को। तो फोर्थ लेटर इंडिकेट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ये हमारा फोर्थ वाला लेटर हो, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। तो R का मतलब यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन है। स्ट्रेन, ये जो Escherichia coli की स्ट्रेन थी RY13, RY13 से ये वाला एंजाइम निकाला गया है, ठीक है। और लास्ट में होता है हमारा रोमन नंबर। क्या होता है? रोमन नंबर। तो रोमन नंबर जो होता है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन। किस ऑर्डर में ये निकाला गया है? बच्चों अब ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन और डिस्कवरी में। ये डिस्कवरी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये ऑर्डर को, किस ऑर्डर में निकाला गया है। जैसे कोई स्ट्रेन है RY13, तो इसमें से सबसे पहले कौन सा निकाला, सबसे पहले निकाला गया है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि RY13 स्ट्रेन है हमारा, तो उस स्ट्रेन में से सबसे पहले आइसोलेट होने वाला एंजाइम कौन है? EcoR फर्स्ट, ना कि डिस्कवरी को बता रहा है। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बता रहा है, ठीक है, फर्स्ट जैसे यहां पे लिखा है। अब इसके बाद अगर कोई आइसोलेट होता है इस E. coli के अंदर से, तो वहां पे सेकंड लगा देते, सेकंड के बाद जो निकाला जाता है उसको थर्ड लगा देते। डिस्कवरी को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है? हिंड सेकंड। ओके, तो सेकंड वहां पे उसके आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा, डिस्कवरी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो डिस्कवरी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये जो रोमन नंबर होता है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखना बेटा। जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड और थर्ड लेटर होते हैं ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा फोर्थ लेटर होता है ये ऑप्शनल होता है, ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेन को। और ये जो रोमन नंबर होता है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे सिंथेसाइजिंग एंजाइम के बारे में। सिंथेसाइजिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम क्या करते हैं? यूज टू सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, डीएनए की या फिर आरएनए की नई स्ट्रैंड बनाने के लिए यूज होता है सिंथेसाइजिंग एंजाइम का। अब ये देखो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए
पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए। ठीक है, डीएनए के पुराने स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड बनाने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा? आरएनए पॉलीमरेज। इन सब के बारे में आप लोग पहले से जानते हो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है इसको। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? सिंथेसिस करता है आरएनए के स्ट्रैंड का फ्रॉम डीएनए। डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए का स्ट्रैंड बना देता है। देन उसके बाद में क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। ये क्या करवाता है बेटा? नए डीएनए का फॉर्मेशन करवाता है फ्रॉम आरएनए। किससे करवाता है? आरएनए से करवाता है, ध्यान देना। ठीक है, अब लास्ट हम लोग बात करेंगे एंजाइम की, ज्वाइनिंग एंजाइम। ज्वाइनिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज, ग्लू का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। क्या करता है? ज्वाइनिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है, ये मॉलिक्यूलर ग्लू है। क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू है, जो डीएनए के जो दो फ्रेगमेंट होंगे उनको चिपकाने का काम करेगा। डीएनए लाइगेज ज्वाइन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए के दो टुकड़ों को चिपकाने का काम करता है। कौन? डीएनए लाइगेज। मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए। और ये दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कैसे चिपकाता है बेटा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। क्या बना देता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। तो बहुत इजी है। सिंथेसाइजिंग एंजाइम में क्या है हमारा? डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए बनाता है फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करवाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करवाता है बेटा? डीएनए बनवाता है फ्रॉम आरएनए। और ज्वाइनिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज है, मॉलिक्यूलर ग्लू है, मॉलिक्यूलर ग्लू है, चिपकाने का काम करता है। डीएनए लाइगेज ज्वाइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। ठीक है बेटा, और कौन सा बॉन्ड बनाता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के ये इसको चिपका देता है। ओके, तो अगर बेटा वीडियो आप लोग को पसंद आई तो इसको लाइक करें। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।